नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे, दो टॉपिक हमारे बचे हुए थे, जिसमें से एक टॉपिक अधिगम की कठिनाइयां हमने डिस्कस कर ली थी और दूसरा टॉपिक था मोटिवेशन। मोटिवेशन पे हम कल चर्चा कर रहे थे, लेकिन सेशन हो नहीं पाया पूरा। आज मोटिवेशन को कंप्लीट करते हैं और पूरा मनोविज्ञान की प्रिंट वाली पीडीएफ आपको एक साथ देते हैं और मनोविज्ञान का आपका जो सिलेबस है वो पूरा करते हैं। कर दें आज मोटिवेशन पूरा, और मोटिवेशन के साथ पूरा मनोविज्ञान आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा मनोविज्ञान आपका। कमलेश जी कैसे हैं? अपर्णा जी स्वागत आपका, कैसे हैं? साहिल मोदी, ढानी किचोरे, सिलोचना, कमलेश शंकर, राधा जी कैसे हैं आप? सतीश मीना जी, लक्ष्मी जी, मनीष जी, मनीषा जी, सरोज जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज पूरा मनोविज्ञान का सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका। इसके बाद कल से इसी समय रोज 12 बजे अपन जो है वो शैक्षिक परिदृश्यों की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि शैक्षिक परिदृश्य कब करवाए जाएंगे, और फाइनली समय आ चुका है। कल से शैक्षिक परिदृश्य भी अपन जो है वो शुरू कर देंगे। तो आइए आज अपन जो है इस टॉपिक को पूरा करते हैं। आपका जो मनोविज्ञान का टॉपिक है अंतिम है अभिप्रेरणा। वह अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका क्या प्रभाव है, इसकी चर्चा करते हैं। लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में अध्ययन किया था, कुछ चीजें पढ़ी भी थी। टोटल 25 सेशन है, और जो बच्चे नए हैं, जो अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं, नहीं पता है उनको कि कैसे जो है वो ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो देखिए हमारे जितने भी सेशन हैं वो बिल्कुल शुल्क मुक्त है। आप आसानी से जाके उनको पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 दोनों में से किसी भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको मनोविज्ञान पढ़ना है, तो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे CDP 4 रीट मुख्य परीक्षा, इस तरीके से जो है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। CDP का अर्थ होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, जिसको हम जनरली शैक्षणिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो CDP 4 रीट मुख्य परीक्षा, इस प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आपको पूरा का पूरा मनोविज्ञान लाइन टू लाइन यानी क्रम से आपका जो सिलेबस में टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार पूरे के पूरे वीडियो मिलेंगे। प्लस आज इनकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। आपके मन में आ रहा है कि मैं भूगोल की सेशन देखूं, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा राजस्थान का भूगोल फॉर रीट मुख्य परीक्षा। आप इस प्लेलिस्ट को चलाएंगे, आपको कंप्लीट भूगोल, आपकी फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक कंप्लीट भूगोल, कंप्लीट SST, यानी हमने रीट के सिलेबस का लगभग 70% पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। और अगले महीने से दीपावली के जस्ट बाद नेक्स्ट मंथ से रीट लेवल 2 का तो कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। रीट लेवल 1 के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, जिन्हें आप विद्यालय विषय कहते हैं, उनमें इंग्लिश को छोड़कर हिंदी और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी हम NCERT के माध्यम से पढ़ेंगे, जिनकी क्लासें 1 तारीख से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक और नई घोषणा है जिसको हम पूरा करेंगे। और हमने कहा था कि आपको 60 दिन में कोर्स करवाएंगे और 60 दिन में आपका कोर्स जो है पूरा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लास्ट सेशन में हमने कितना पढ़ा था देखिएगा। लास्ट सेशन में आप इनकी PDF फाइल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि अभिप्रेरणा क्या है, शाब्दिक अर्थ इसका आंतरिक उत्तेजना होता है, और अधिगम का हृदय कहा जाता है अभिप्रेरणा को, ये हमने पढ़ा। फिर हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक मोटिवेशन होता है और बाह्य मोटिवेशन होता है। आंतरिक को सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, बाह्य को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। ये भी हमने लास्ट सेशन में जो है वो पढ़ लिया है। इसके बाद अभिप्रेरणा के तत्व की हमने चर्चा की। तो अभिप्रेरणा के तत्व क्या है? आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या होती है? देखिए अभिप्रेरणा कैसे पैदा होती है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हम बेहतरीन कोशिश करते हैं, और यही क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। किसी चीज की जब आवश्यकता होगी तभी तो हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। जैसे कि भूख लगेगी तभी तो हम खाने के लिए प्रयत्न करेंगे कि खाना हमें मिले।
प्यास लगेगी तो हम पानी के लिए प्रयत्न करेंगे कि पानी हमें मिले, और जब बहुत ज्यादा थक जाएंगे तो नींद आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जिस चीज की आज हमें रोजगार की आवश्यकता है, आज हमें धन की आवश्यकता है, आज हमें एक स्टेबल जीवन जीने के लिए एक स्टेबल इनकम के जो है वो स्रोत की आवश्यकता है, और इसीलिए हम चूंकि पढ़े हैं और हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छा पढ़ो तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और इसीलिए हम अच्छी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपके घर वाले आपको ये कहते हैं कि बेटा तन्ने कोई टेंशन को नहीं, 1,00,000 रुपया महीना तेरी पॉकेट मनी, और तू चिल कर, चिल क्या कर, चिल कर, चिल, क्यों नौकरी लगा थे रे? क्यों आ किताबा से सिर फोड़ेगा? आप तो लेह लद्दाख घूमने जाओगे, है ना, आपके पास 5-6 करोड़ की गाड़ी होगी, टेंशन फ्री रहोगे। आपने देखा है कभी भी कोई बड़े करोड़पति का बच्चा, अनिल अंबानी का बेटा रीट की तैयारी कर रहा है? वो आईएएस की नहीं करता, और शायद वो इतने योग्य भी नहीं है कि कर पाए। देखो, सरल जीवन जीना आसान है, लेकिन कठिन जीवन जीना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भाई जिसकी जैसी आवश्यकता है वो उतना उस तरीके से मोटिवेट है। आपको नौकरी की आवश्यकता है, आप नौकरी के लिए मोटिवेट है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी भैया, कांटेक्ट नंबर की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ टेलीग्राम पे आप जुड़ोगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आवश्यकता, शरीर में किसी चीज की कमी या अति की अवस्था आवश्यकता कहलाती है। भोजन, पानी, काम, मल मूत्र त्याग, ये सब हमने चर्चा कर लिया था कल। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत हमने पढ़ा था, मैस्लो ने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सम्मान पाने व देने की आवश्यकता, प्रेम व स्नेह की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता, ये हमने कल पढ़ लिया। इसके बाद देखिए चालक प्रणोद अंतर्नोद। दूसरा, मोटिवेशन के लिए पहली चीज तो क्या चाहिए हमें? आवश्यकता। कि कोई भी अभिप्रेरणा कब आती है? जब आपके अंदर किसी चीज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के बाद एक चालक पर, या इसे प्रणोद भी कहते हैं, इसे अंतर्नोद भी कहते हैं। चालक शरीर की आंतरिक क्रिया या दशा है जो विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं चालक क्या है। आपको भूख लगी है, ठीक है, तो आपकी आवश्यकता क्या है? भोजन है। भोजन है आपकी आवश्यकता कि मुझे भोजन मिल जाए तो मेरी भूख शांत हो जाए। लेकिन आप बैठे हैं अपने स्टडी रूम में और भोजन पड़ा है आपके रसोई में। अब आपको स्टडी रूम से खड़ा करके और रसोई तक कौन लेके जाएगा? ये चालक लेके जाएगा। थोड़े देर आप नहीं खड़े होंगे तो आपके, कभी कभी हम छोटे थे तो कहते ना, माँ बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरे तो पेट में बिल्लियां कूदा है ना, चूहे कूद रहे हैं पेट में। वो चूहे कूदना ही क्या है? चालक है। चूहे कूदना ही क्या है? चालक है। आप अगर रीट की परीक्षा की बात करूं तो आज आपके लिए चालक क्या है? आप अगर चाहें तो, चाह कर भी अगर आप चाहें कि मैं पढ़ूं नहीं, तो आप नहीं रह सकते, पढ़े बगैर नहीं रह सकते आप। आपका चालक जो है आपको मजबूर कर रहा है कि पढ़ 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 पढ़। और शायद इस समय किसी के घर वाले ये कह नहीं रहे, आपके पास फोन भी है और घर वाले ये नहीं कहते बेटा फोन छोड़ दे पढ़ ले। लेकिन 10वीं के एग्जाम में आपको घर वाले क्या कहते थे? घर वाले, मुझे याद है हम जब 8वीं 10वीं में पढ़ते थे, जो केबल होता था उसका कनेक्शन कटा दिया जाता था, टीवी को ऊपर रख दिया जाता था, और घर वाले दिन में 50-60 बार कहते थे बेटा पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओ। लेकिन आज आप रीट की, सीईटी की या बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर वाले नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? कि घर वालों को पता चल गया कि अब टाबर शान हो गयो, अब वो खुद ही पढ़ ले सी। आज आप फोन में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, करते हैं क्या आप? आज आपको ऐसे 10 मिनट भी बर्बाद हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार 10 मिनट का लॉस हो गया। आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपका जो चालक है वो आपको टाइम को वेस्ट करने देता नहीं है, बाकी काम को करने ही नहीं देता है। और आप तो बाकी कामों को अवॉइड करते हो। दोस्त फोन करता है कि यार आज मेला आया हुआ है, चल मेला देखने चले। भाई मैं कौन जाऊं मेला देखना, मेरे तो मेलो जो है वो फरवरी में है, फरवरी में पेपर दे बाद में ही मेला देखेगा, मालिक चाहोगे तो। इतना अपन तो को मेला है, इनको खेला है।
क्यों? क्योंकि आप मोटिवेट हो और आपका जो चालक है वो आपको बाकी किसी कार्य में व्यस्त नहीं होने दे रहा है। वो आपको बार बार कह रहा है कि बेटा पढ़ना, जल्दी सफलता मिलेगी। बाकी कोई भी जो है वो सफलता के लिए ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल दीपक कुमार जी, 20 नंबर का टोटल जो मैटर है वो इन क्लासों में मैंने कवर करवाया है और इसके बाद इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। उनसे भी बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। 20 नंबर में से अगर आप ये जो क्लासें हैं इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं मनोविज्ञान की, 18 नंबर 100% आपके सही होंगे। भाई हो सकता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो थोड़े कठिन लेवल के, बहुत ज्यादा कठिन लेवल के आ जाए, लेकिन 18 नंबर 100% आपके आएंगे। अभी हमारे रीट में बहुत अच्छे बच्चों के नंबर आए, इसलिए हमें यह विश्वास है। तो चालक का कार्य क्या होता है? आपको प्रेरित करना उस कार्य को करने के लिए। फिर आता है उद्दीपक या प्रोत्साहन। उद्दीपक प्रोत्साहन क्या करता है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको भूख लगी है, भूख लगने पर आपको जो है वो आवश्यकता किसकी है? भूख लगने पर किसकी आवश्यकता है आपको? आवश्यकता हुई भोजन की। किसकी आवश्यकता हुई? भोजन की। और ये जो भूख है ये आपकी क्या बनी? चालक बनी। भूख क्या बनी? चालक बनी। लेकिन ये चालक काम कब करेगा? जब रसोई में क्या पड़ा होगा? खाना पड़ा होगा। अब रसोई में आपको हलवे की खुशबू आ रही है ना? ऐसे हलवे की खुशबू आ रही है कि माँ बढ़िया हलवा बना रही है, और ये जो हलवे की खुशबू है ये आपके लिए क्या है? मोटिवेशन है। क्या है ये? उद्दीपक है आपके लिए, है ना? ये हलवे की खुशबू आपको बार बार जो है वो कहती है कि चाल बेटा आगे पड़ली, पहले हलवो खाया वहां तातो तातो गर्मा गर्म हलवा, है ना? गर्मा गर्म क्या खा के आ जाएं? हलवा खा के आ जाएं। इसी तरीके से जो रीट में आपको मंथली सैलरी मिलेगी 50,000 रुपए, जब आप ग्रेड 3 के अध्यापक बन जाओगे तो हर महीने की 5 तारीख को आपको 2 साल के बाद कह रहा हूं, 2 साल तक तो 25-26 हजार रुपए रहेंगे, लेकिन 2 साल के बाद अराउंड 45 से 50,000 रुपए आपके हो जाएंगे। और फिर आपके हर महीने 50,000 रुपए का मैसेज आएगा टन से कि आपके खाते में 50,000 रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं। उस मैसेज को आप अपने फोन में चाहते हो, इसलिए आज आप मोटिवेटेड हो। अगर मान लो सरकार ये कह देती है कि आपको जो है 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी लाइफ टाइम तक, मान लो सरकार कोई ऐसी स्कीम निकाल दे कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी लगना चाहता है, जैसे आपको 3rd ग्रेड अध्यापक लगना है, तो मंथली सैलरी 10,000 रुपए होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। 2nd ग्रेड की 15,000 होगी, 1st ग्रेड की 20,000 होगी और कॉलेज लेक्चरर की 30,000 होगी। मोटिवेशन खत्म, उद्दीपक भी खत्म। उद्दीपक खत्म कि यार 10,000 रुपया लाइफ टाइम मिलेगा, यानी जब तक आप 65 साल तक या 60 साल तक नौकरी करांगा, 60 साल तक नौकरी करांगा, खाली 10,000 रुपया मिलेगा। हर महीना 10-10,000 रुपया मिलेगा। 10,000 रुपया तो आप चाय बेच के ही कमा सकेंगे, फिर दिखाने नौकरी क्यों करा? ये मान के चलो कि कोई भी बच्चा नौकरी लगने का प्रयत्न नहीं करेगा और आपका उद्दीपक खत्म हो जाएगा। तो उद्दीपक खत्म हो जाता है। ये उद्दीपक क्या करता है? उद्दीपक क्या है? जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है उसे उद्दीपक या प्रोत्साहन कहते हैं। भोजन की आवश्यकता है और भोजन में हलवा है और ये चालक बार बार कह रहा है कि भोजन करो, तो ये जो चालक है इसकी संतुष्टि हमें किससे प्राप्त होगी? जब ये हलवा हम खाएंगे। और आपको भी संतुष्टि कब प्राप्त होगी? जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे आपका उद्दीपक शांत हो जाएगा। जैसे आप 3rd ग्रेड की ज्वाइनिंग ले लेंगे ना, तो 10-15 दिन तो यहाँ बहुत जोश आओगे, वाह भाई वाह मैं मास्टर बन गयो। और थोड़ा यहाँ करड़ भी आस के, क्योंकि एक बार के सरकारी नौकरी लागे नहीं, तो थोड़ा सा जो है वो अहंकार भी आ जाता है, थोड़ा ऐसे तो थोड़ा गर्व की फीलिंग ज्यादा होने लगती है। गर्व जब ज्यादा होने लगता है ना, तो फिर जो है वो गर्व ज्यादा हो जाता है तो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। लागे दिखाओगे इतना कंपटीशन में ध्यान है में। फिर जैसे आपको कोई मेरे वर्गा टीचर बुलाएगा कि यार आप सफल हुए, चलो बताओ बच्चों को मोटिवेट करो, तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे? देखो बच्चों कंपटीशन बहुत है, बहुत पढ़ना पड़ता है,
हम रात दिन पढ़ते थे, 24 घंटे हम पढ़ते थे। बढ़ा चढ़ा के बताओगे आप, बढ़ा चढ़ा के माहौल क्रिएट करोगे, चीजों को और ज्यादा डरवा, बच्चों को डरा दोगे आप। तो यही तो आपका उद्दीपक है। मैं सीधा सीधा आपसे यही कहना चाहता हूं, और ये मोटिवेशन वाला टॉपिक भी यही कहना चाहता है कि जब किसी चीज की आवश्यकता होगी तो उस चीज को पाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, और जब हम उस चीज को प्राप्त कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा क्या है, उद्दीपक या प्रोत्साहन है। तो ये इस तरीके का चक्कर बन जाता है। आवश्यकता, चालक को प्राप्त करने के लिए क्रिया, फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना, और फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद आता है एक प्रेरक। प्रेरक क्या होता है? मोटिव होता है। प्रतिपादक कौन है इसके? वुडवर्थ हैं, और परिभाषा देते हुए कहते हैं वुडवर्थ कि प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। भाई मोटिवेशन तो आपका क्या है, अभिप्रेरणा तो आपकी क्या है, प्रेरणा और अभिप्रेरणा है ना, दो शब्द होते हैं। तो प्रेरणा, अभिप्रेरणा आपकी क्या है, आपको गवर्नमेंट अध्यापक बनना है, और उस गवर्नमेंट अध्यापक बनने के लिए आपको जो क्रिया करवाता है वो आपका क्या है, चालक है। और प्रेरक है कि आप वो कौन सी क्रिया करें जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएं। तो प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करती है। आप जब रात को सोओगे तब भी रीड के सपने आएंगे, पेपर के सपने आएंगे, पेपर में ये हो रहा है, पेपर में वो हो रहा है, आप ज्वाइनिंग कर चुके हैं, आपकी नौकरी लग चुकी है। यानी जब तक पेपर नहीं हो जाता ना तब तक रात दिन पेपर के ही सपने आएंगे, रीट के ही सपने आएंगे, रात को मनोविज्ञान के सपने आएंगे, एसएसटी के सपने आएंगे, हिस्ट्री के सपने आएंगे। आपके दिमाग में यही चलता रहेगा। तो ये किस कारण हो रहा है? प्रेरक के कारण हो रहा है। मैस्लो के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण देखो, प्रेरक एक तो जन्मजात होते हैं और एक होते हैं अर्जित। जैसे भूख, प्यास, नींद, ये क्या है, जन्मजात प्रेरक है। या ऐसे भी कह सकते हैं ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। भूख, आपको भूख लगी हो तो कोई आपको कहे ना कहे आप फिर भी खाना खा लेते हो, क्योंकि ये आपका जन्मजात प्रेरक है ना। भूख आपने बस की को नहीं, जन्मजात प्रेरक है। प्यास लगेगी तो आप पानी पियोगे ही। ऐसे कोई प्यास लगी है आपको कहता है लो जी पानी पियो, फिर वो क्या वजह थे पियो ना। प्यास अपने आप में एक मोटिवेशन है। प्यास लगी, हमारे शरीर में कमी हुई तो हमें पानी की आवश्यकता हुई, और जब हमें पानी की आवश्यकता होगी जब आपको पानी की आवश्यकता होगी तो आप जाके पानी पिएंगे, क्योंकि यहां पर ये आपकी आवश्यकता है। तो जन्मजात क्या हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, काम यानी कल मैंने बताया था सेक्स सबसे कम प्रेरक है, सबसे कम आवश्यक प्रेरक है। फिर नींद और मल मूत्र त्याग करना। सुबह जाके खेत में आप काम करने लगो, और शाम तक खेत में काम करने के बाद जब आप बिल्कुल थक के चूर चूर हो जाओ तो रात को आपको कूलर की, पंखे की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन है कि आपके पास खाट, चारपाई भी नहीं है ना, तो आप जमीन पर भी सो सकते हो, क्योंकि पूरे दिन इतने ज्यादा थक चुके हैं कि अब नींद की हमें आवश्यकता हो चुकी है। और नींद के लिए नींद न मांगा बिछावनो, है ना। हमारे जो घर वाले थे वो कभी बचपन में कहते थे कि भूख न मांगे 56 भोग और नींद न मांगा बिछावनो। नींद के दिया कौन देखेगा, बेड है, माचो है, जमीन पर सोआ। अगर आप बढ़िया थकेड़ा तो अपने कट्ठे भी नींद आ सके, और जब बढ़िया भूख लागेड़ी हो नहीं तो अपने लिए कोई जरूरी को नहीं कि बढ़िया खानो है, बाजरी की रोटी और प्याज हो नहीं तो वो भी अपने बड़ो स्वादिष्ट लागे, लेकिन भूख होनी जरूरी है। बिना भूख के अपने 56 भोग भी जो है वो स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। नोट लगा के सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने मल मूत्र त्याग प्रेरक को व्यक्ति के आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्जित प्रेरक की। अर्जित प्रेरक क्या है? जो जन्मजात नहीं है वो सारे अर्जित ही हैं। जो प्रेरक जन्मजात नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं? अर्जित प्रेरक ही कहलाते हैं। तो आप केवल जन्मजात को याद रखो। जन्मजात कौन से? 5 ही है, भूख, प्यास, काम, नींद और मल मूत्र त्यागना। ये 5 क्या है?
जन्मजात प्रेरक हैं, बाकी इनको छोड़कर जितने भी प्रेरक हैं वो सारे के सारे क्या है, अर्जित प्रेरक हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें पहला प्रेरक आता है उपलब्धि प्रेरक। इसके जो प्रतिपादक है वो है मैक्मिलन एंड किसन। 1961 में इन्होंने उपलब्धि प्रेरक बताया। इस प्रेरक से प्रेरित व्यक्ति प्रत्येक वो कार्य करते हैं जिसमें सफलता की संभावना हो। अभी जो है वो आरएस की भी वैकेंसी आई रहती है, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आई हुई है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर चल रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो किसको चुना, आपने रीट को चुना। बहुत सारे बीएड किए हुए बच्चे हैं जिन्होंने रीट को चुना, सेकंड ग्रेड को भी नहीं चुना, फर्स्ट ग्रेड को भी नहीं चुना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तीनों के लिए योग्य हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। लेकिन आपने अपने आप से पूछा कि बेटा बता, तू फर्स्ट ग्रेड को सिलेबस ज्यादा बेटर कर सके, सेकंड ग्रेड को ज्यादा बेटर कर सके, या थर्ड ग्रेड को, तू कठे सफल हो सके। ऑप्शन तेरे कन तीनों है, और आपने अपने आप से पूछा और आपसे आवाज आई कि भाई मैं तो रीट में ज्यादा बेहतर कर सकता हूं। पता नहीं कि सेकंड ग्रेड का तो इतना बड़ा सिलेबस है, मुझसे हो पाए नहीं हो पाए, सफलता मिले ना मिले, लेकिन रीट में मुझे पूर्ण विश्वास है कि रीट में तो मैं पेपर पाड़ दूंगा। और आपने क्या तय किया, आपने रीट की तैयारी करने का निर्णय लिया कि मैं 100% रीट की तैयारी करके सफलता प्राप्त करूंगा। किस कारण से, इस कारण से क्योंकि आपका उपलब्धि जो प्रेरक है वो आपको इस बात का विश्वास दिला रहा है कि आप रीट में बेहतर तरीके से जो है वो चीजों को कवर कर पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, आप जो है वो इसीलिए रीट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रीट में आपको ज्यादा सफलता दिख रही है, आपके मन में आवाज आ रही है कि रीट में मैं सफल हो जाऊंगा। यही उपलब्धि प्रेरक है कि जिस काम को करने इस प्रेरक से प्रेरित व्यक्ति प्रत्येक वो कार्य करते हैं जिसमें सफलता की संभावना ज्यादा हो। फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, चीजें बहुत गहरी पढ़नी पड़ती है, हालांकि कंपटीशन कम है वहां पर, लेकिन आपका विश्वास नहीं बिल्ड हो पा रहा है वहां पर, और इसीलिए आपको लगा कि मैं रीट में सफल हो सकता हूं। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें व्यक्तिगत गुणों की अभिव्यक्ति हो तथा उनकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाए। यह उपलब्धि भी प्रेरक है। इस प्रेरक के ऊपर माता पिता की स्वतंत्रता, परिश्रम का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए, संबंध प्रेरक, कारपेंटर, स्केक्टर और अध्ययन, कारपेंटर और स्केक्टर ने इस संबंध प्रेरक पर जो है वो अध्ययन किया है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुमोदक प्रेरक। क्राउनी व मार्लो नामक जो विद्वान है, इन्होंने इस अनुमोदक प्रेरक पर जो है वो अध्ययन किया। प्रत्येक व्यक्ति में प्रशंसा प्राप्त करने या पुरस्कार प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका नाम हो, उसे लोग जाने, वो प्रसिद्ध हो, है ना। घर वाले, परिवार वाले, पड़ोसी, दोस्त, सखा, सहेलियां, मित्र सब उनकी क्या करे, प्रशंसा करे। ये सबकी इच्छा होती है कि नहीं होती है? तो यही अनुमोदक प्रेरक होता है। शक्ति प्रेरक होता है और आक्रमणशीलता का प्रेरक होता है, जिसमें व्यक्ति थोड़ा आक्रामक हो जाता है अपने लक्ष्यों को लेकर। मैस्लो के अनुसार व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक जो है वो कौन से हैं? पर्सनली यानी व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक। अर्जित और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का अर्थ हो गया कि हर व्यक्ति के ये अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को किसी चीज में रुचि है, किसी को हिंदी में रुचि थी, किसी को विज्ञान में है, किसी को कॉमर्स में है, किसी को साइंस में है, तो ये व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक हैं। जैसे कि रुचि हो गई, आदत हो गई, आकांक्षा का स्तर हो गया, और मद व्यसन यानी नशा करना। नशे में किसी को रुचि होती है, तो हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है, हर व्यक्ति की आदत अलग होती है, हर व्यक्ति की आकांक्षा का लेवल अलग होता है, और हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसे व्यसन भी हो सकते हैं। थॉमसन के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण देखिएगा। थॉमसन कहते हैं कि प्रेरक स्वाभाविक होते हैं और कृत्रिम होते हैं। स्वाभाविक प्रेरक कौन सा हो गया? खेल। खेलना एक स्वाभाविक क्रिया है, बच्चा निश्चित तौर पर खेलेगा ही। खेलने के लिए उसको कोई ज्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुझाव देना, आप मान लो रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपके मामा जी आ गए घर पर, है ना, और कुछ रखियां
बाणु क्या की तैयारी कर रहे हैं? आपने कहा मामा जी रीट की तैयारी करूं, आपके मामा जी आपको 100% सुझाव देंगे। आप चले गए कहीं पर, दोस्त के यहाँ चले गए, दोस्त पढ़ रहा है और आप चले गए, आप उसको 100% सुझाव देंगे, यार तू आ गाइड पढ़ रही हो, गाइड से तो कोई फायदा हुआ नहीं भाई, पिछली बार रीट में एक ही पर्सन को नहीं आया गाइड, मैं पढ़ी गया, तू आ गाइड लिया या ए कोचिंग में पढ़ या ए कोचिंग का नोट्स पढ़ ले, अठा यूट्यूब पर पढ़ ले। आपके मन में जो भी विचार होंगे आप उसको क्या दोगे? सुझाव दोगे। सुझाव देना तो आप भारतीयों की जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई मकान बना रही है, मैंने भी जाके सुझाव दिया होगा, कोई का ब्याह है, मैंने भी सुझाव दिया होगा। यानी हर काम में हम सुझाव निश्चित तौर पर देते ही हैं। ये क्या है? स्वाभाविक है। सुझाव देना भी क्या है? स्वाभाविक है। लेकिन सारा लोग आके अगर सुनो तो सगड़ाएंगे, लेकिन मानो आपके मन की। कोई बात नहीं, सुझाव कोई दे रही है तो ले ले, थारे की दिक्कत है, लेकिन आपको करना वो ये जो आपको सही लगे। अनुकरण करना, या मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं अपने दोस्त के रूम पर गया, वो भी रीट की तैयारी कर रहा है, सेल्फ स्टडी करके। अच्छा, मैंने जाके देखा कि उसके पास जो है नोट्स पड़े हुए थे, और भाई बे नोट्स मेरे कन को नहीं आ। मैं पगा पड़ गया, भाई जी यार मैंने 2 घंटा का तो नोट्स दे दूं, मैं आगे कॉपी करवाऊंगा, मेरे कन नोट्स है कौन? हम उसको तुरंत अनुकरण करेंगे। अच्छा, एक दोस्त दूसरे दोस्त के कमरे में गया तो देखा कि वो दोस्त जो है ना ऐसे लेट के पढ़ रहा है, लेट के पढ़ रहा है, पैर ऊंचे कर रखे और लेट के पढ़ रहा है। तो उसने पूछा, यार तू लेट के क्या पढ़ रहा है? और वो लेट के कौन पढ़ू, मेरा दादाजी है नहीं पे आयुर्वेद का डॉक्टर है। तो मैं एक दिन दादाजी ने पूछो कि दादाजी लेट के पढ़ने से क्या फायदा है? तो मेरे दादाजी कहोगे अपना पग ऊंचा होगा नहीं तो दिमाग का नहीं ज्यादा रखता होगा, क्योंकि पैरों की जगह रक्त किधर आएगा? दिमाग की तरफ आएगा, और दिमाग की तरफ रखता होगा तो तू ज्यादा एक्टिवेट रहेगा और ज्यादा चीजें याद होगी। तो मैं खातर लेट के पढ़ू, पैर ऊंचा करके। अब ये बच्चा भी अनुकरण करेगा, घर जाके अपने रूम पे जाके लेट के पढ़ना शुरू कर देगा, हो चाहे ना हो, हम अनुकरण जरूर करेंगे। अगर पड़ोसी की महिला ने लाल साड़ी पहन रखी है ना, तो आपके घर वाली महिला कहिए, शान हो मैंने ही लाल साड़ी ले आगे दो, अरे बावली तेरे कन तो लाल साड़ी घनी पड़ी है। बोले ना ना, लाल साड़ी के ऊपर काली टीम क्या होनी चाहिए के वाह, अपने पड़ोसन ले रखी है, मन तो बाई पसंद है। अनुकरण करना जरूरी है। पड़ोसी के घर में आटे का हलवा बन रहा है, अपने घर में मूंगो हलवा बन रही है, फिर भी आप आटे रे घर को अनुकरण करा। अपनी आदत है, स्वाभाविक क्रिया है कि आप जो है वो दूसरा को अनुकरण करेगा ही करेगा। चाहे अपनी चीज बेस्ट हो, आप जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन जी करेगा ना यार। वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही नजर आवे, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आवे। तो भाई बात अठ है, अनुकरण करांगा आप, फिर आप सहानुभूति भी रखांगा। कोई भी फेल हो जाए रीट में, यार पूरा तो बहुत है पर क्या कर सका यार, मैं ही घनी बार फेल हो जाऊंगा, कोई बात नहीं अगली बार पास हो जाओ। स्नेह और प्रेम, प्रेम की तो पूछो ही ना थे। कृत्रिम प्रेरक कौन कौन से हैं? किसी की प्रशंसा, पुरस्कार, दंड और सहयोग, ये क्या है? सारे के सारे कृत्रिम प्रेरक है। कृत्रिम, हम कोई काम प्रशंसा के लिए करते हैं ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें, हम पुरस्कार के लिए कोई काम करते हैं, दंड के लिए करते हैं, सहयोग करने के लिए करते हैं, ये सारे के सारे कृत्रिम प्रेरक होते हैं। इसके बाद देखो, गेरेंट कहते हैं कि गेरेंट के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण देखो, जैविक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। जैविक प्रेरक में कौन से आ गए? भूख, प्यास, काम, नींद, मल मूत्र त्याग करना, जिनको जन्मजात प्रेरक बताया था, अभी हमने शुरू में पढ़ा था जन्मजात प्रेरक। तो उन्हीं जन्मजात प्रेरकों को क्या नाम दे दिया गया? जैविक प्रेरक नाम दे के रखा गया, जिसमें भूख, प्यास, काम, नींद, मल मूत्र त्याग आ गया। दूसरा आ गया मनोवैज्ञानिक प्रेरक, जैसे सुख, दुख, प्रेम, भय और क्रोध, ये संवेग से संबंधित प्रेरक है, तो इनको नाम दे दिया गया मनोवैज्ञानिक प्रेरक। आप खुश हैं, आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, आप सफल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपके साथ सही हो रहा है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दुख की कंडीशन बनती है। दुख की, आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं या दुख आते हैं, या जब वो असफल होता है ना,
तो फिर वो क्या करता है, असमायोजित हो जाता है। और उस असमायोजित स्थिति से निकलने के लिए वो समायोजित होने का प्रयत्न करता है। फिर वो क्या करेगा, पंडित जी के पास जाएगा, पंडित जी को हाथ दिखाएगा, बेटा मेहनत तो तू बहुत करे, पर मेहनत को फल कौन मिला था ना, एन टाइम पर कोई इसी न इसी बात आ जाए जय कारण तू सफल हो तो रुक जाए। हाँ पंडित जी, आ बात थारी सही है, आई हुआ है मेरे साथ, साथी जिखा है वो धोखो दे तने, तू बहुत ईमानदार है, दिल को बहुत सच्चो है, लेकिन तेरे एक वास्तु दोष है क्या। जैसे ही हमारे जीवन में दुख शुरू होते हैं ना, तो हमें वास्तु दोष, शनि की दशा सब हमारे ऊपर लागू हो जाती है। और अगर आप सफल हो रहे हैं तो ना तो आपकी शनि की दशा आपका कुछ बिगाड़ पाती है, ना कोई वास्तु दोष आपका कुछ बिगाड़ पाता है। देखो, दुखी व्यक्ति के ऊपर सारे रूल लागू होते हैं, सारे नियम लागू होते हैं, उसको हर तरीके से जो है वो और दुखी किया जाएगा। और जो लोग सफल हो रहे हैं ना, उसको कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसके कोई कष्ट ही नहीं है, और कष्ट नहीं है तो कोई उसके ऊपर रूल लागू नहीं होते, कोई दोष नहीं है। अगर उसकी कुंडली में दोष है ना, तब भी वो दोष उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि दुख के साथ ही सब कुछ लागू होता है। प्रेम, भय, क्रोध, ये भी मनोवैज्ञानिक संवेग है। इसके बाद सामाजिक प्रेरक, आत्म गौरव। हम चाहते हैं कि समाज में हमारा गौरव बढ़े, हम चाहते हैं कि हम प्रतिष्ठा प्राप्त करें समाज में, है ना, समाज के लोग हमें जाने, हम प्रतिष्ठित हो, लोग हमें पूछे, चाहते हैं कि नहीं चाहते हम। इसके बाद देखो सामूहिकता, हम उस समूह में रहना पसंद करते हैं, कोई भी व्यक्ति अलग नहीं रहना चाहता। अगर कोई व्यक्ति घर से जाके घर वालों को ये कहता है कि अड़ा अपने घरे नहीं बड़ा सारी भीड़ है, यानी घरे टाबर ज्यादा है। या मेरा एक दोस्त था, उनके घर में बच्चे ज्यादा थे क्योंकि संयुक्त परिवार में रहते थे। वो बोले यार भाई जयपुर जाके पढ़ूंगा। अच्छा, जयपुर जाके रूम लेके पढ़ने लगा। अब रूम में वो 4 लोग रह रहे, अब 4 में से एक लड़का है, उसकी किसी लड़की के साथ जो है वो अभी अभी नई नई जो है वार्ता शुरू हुई है, तो वो रात को पूरी रात बात करता है। अब वो मुझे फोन करके कह रहा था कि यार क्या करूं, मैं घर से आया था यहाँ पढ़ने के लिए, सोचा कि सेल्फ स्टडी करूंगा, अकेला रहूंगा, अकेला रूम में ले नहीं पाया। अब मैंने जहां रूम लिया वहां पर ऑलरेडी 3 लोग रह रहे थे। अब वो लड़का रात दिन बात करता रहता है, और दिक्कत यह है कि वो बात जोर से करता है, उसके कारण हमारा ध्यान भंग हो जाता है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोचिंग में जाते हैं तो वहां पर 500 बच्चों की क्लास है, वहां पर हम कुछ पूछ नहीं पाते हैं। तो इससे अच्छा तो हम घर पे ही पढ़ लेते, कम से कम पैसे तो बच जाते, है ना। तो इंसान की एक ये भी दिक्कत है कि वो समूह में ही रहता है, अकेला रह नहीं सकता, है ना। संग्रह की प्रवृत्ति होती है, चीजों को इकट्ठा करना, रचनात्मकता और जिज्ञासा, ये सारे क्या है, सामाजिक प्रेरक हैं। ये सारे क्या है, सामाजिक प्रेरक है। इसके बाद देखो क्या आता है, इसके बाद आता है आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत आता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। आप सबको पता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था फ्रायड ने, और इसके अनुसार जो है वो अचेतन मन मानव के व्यवहार का प्रमुख चालक है। इन्होंने 3 प्रकार की स्थिति बताई, मन की 3 अवस्था बताई इन्होंने। एक तो मन की अवस्था बताई इन्होंने चेतन मन, है ना, चेतन मन, चेतन अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था। देखो, चेतन अवस्था में हम सारे काम सही सही करते हैं, और अचेतन अवस्था में सारे के सारे काम हम इस तरीके से करते हैं जो हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं। यानी सिगमंड फ्रायड ये कहता है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, कि हम दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मान लीजिए एक लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता था, और उसको उस लड़की ने ये कहकर ठुकरा दिया, या उससे दोस्ती तोड़ दी, या उससे रिश्ता तोड़ दिया कि तुम रीट में फेल हो गए, अब तो मेरे कोई काम का को नहीं, मैं ना आज के बाद फोन ना करी। अब उस लड़के को बड़ा दुख होगा, और वो अपने सारे दुखों को अचेतन मन में भेजेगा कि नहीं भेजेगा। यही तो रूल है समायोजन करने का, कि उसको आप अचेतन मन में भेजो। अब आगे चलकर उससे अगर कोई दोबारा इस तरीके का व्यवहार करेगा ना, तो वो फिर नए लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाएगा। वो क्या नहीं कर पाएगा,
नए लोगों पर जो है वो फिर वो विश्वास नहीं कर पाएगा। फिर वो नए लोगों पर क्या नहीं कर पाएगा, विश्वास नहीं कर पाएगा। यानी आपके साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार सारा हमारा अचेतन मन में जो है वो स्टोर होता जाता है और उस व्यवहार से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई किसी पर हम विश्वास करते हैं और वो उस विश्वास पर खरा उतरता है तो हम फिर नए लोगों पर और ज्यादा लोगों पर विश्वास करेंगे। हमारा जो व्यवहार होगा, हमारा जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा, सब पे भरोसा करने वाला हो जाएगा। अगर कोई हमें धोखा दे देगा तो फिर हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, हम नकारात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपका रीट का पेपर है मुख्य परीक्षा का और आप जयपुर, जैसे हालांकि अपना पेपर तो अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन मान लीजिए कि आप जयपुर के बस स्टैंड, जयपुर आपका पेपर है, जयपुर के सिंधी कैंप पर आप उतर गए। सिंधी कैंप पर आप उतरे और उतरते ही आपको एक बूढ़ी औरत मिली जो भिक्षा मांग रही थी। बेटा 10 रुपया दे दे, 5 दिन से की कौन खायो, तने भगवान नौकरी लगाओगो। अच्छा, आपको जैसे ही ये बात सुनी कि भगवान तने नौकरी लगाओगो और आप नौकरी लगने के लिए पेपर देने गए थे, आपने सोचा यार आपने बीबियां पिसाई दिक्कत यापन आप भीख मांगनी पड़ सके, लेकिन नौकरी को लिए कह दियो तो चलो मैं 20 रुपए दे देता हूं, 10 रुपए तो मेरे पास खुले नहीं। और आपने उसको 20 रुपए दे दिए, एक तो 10 की चाय दिला दी और एक पैकेट दिला दिए पार्ले जी का। और संयोग देखो कि आप पेपर देने गए और वो रीट का पेपर आपका हुआ अच्छा और रीट में आपके नंबर बन गए 120, रीट परी पेपर में 2022 वाले में। अब देखो आपके अंदर जो आपका व्यवहार कैसे परिवर्तित होगा। अब देखना आपका व्यवहार कैसे परिवर्तित होगा। देखो आपने एक महिला को भिक्षा में 20 रुपए दिए, उस 20 रुपए के बदले आपको उस महिला ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी नौकरी लगे। इस आशीर्वाद के संयोग से आपका पेपर अच्छा हो गया। आपके व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा, यह बात आपका अच्छा अनुभव है, आपने अचेतन मन में बिठा दिया इसको कि अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं। अब अगली बार जब आप मेन पेपर का पेपर देने जा रहे हो तब आप ढूंढोगे कि यार आज कोई भिखारी कौन दिख रही होगे, तो साथ वाला कहेगा राजा सेंटर पर चलना टाइम हो गया। बोले ना यार मैं पहले नहीं, कोई ना कोई भिखारी ने 20-30 रुपये, अब की बार आप 50 दोगे कि 50 रुपए की उसको 2 चाय और 3 समोसा खुआ के जाऊंगा। आप ढूंढोगे उसको नहीं तो कोई और भिखारी मिल जाए, ढूंढोगे यार पिछली बार देख के गया था। और मान लो कि भिखारी आपको नहीं मिल रहा है और आप पेपर देने गए और पेपर खराब हो गया, तो आप किसको दोषी ठहराओगे, उस भिखारी को कि यार इस बार मेरा पेपर खराब हो गया, अगर वो भिखारी मिल जाता, दान दे देता, सब कुछ सही हो जाता। यानी यहां पर सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि हमारे अचेतन मन में जो डाटा होते हैं, अचेतन मन में डाटा कहां से आएंगे, लोगों के साथ आपका जैसा व्यवहार होगा वो चीजें अचेतन मन में स्टोर होगी और अचेतन मन ही आपके व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जैसे आपने अनुभव किया वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा। तो हमारा अचेतन मन जो होता है वो हमारे व्यवहार को क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा। और इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार की चालक होती है। इसके प्रतिपादक थे विलियम मैकडूगल। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत एक और है, प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया यानी उद्दीपक क्या हो गया, एस और आर, एस आर थ्योरी भी कहते हैं इसको आप, कि आपको अगर एक उद्दीपक दिखेगा, अगर आपको एक उद्दीपक दिखेगा तो आप उसके प्रति एक व्यवहार करेंगे, आप उसके प्रति क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। अगर कोई आप बस में बैठे हैं और आपके पास वाली या 2 सीट छोड़कर आपकी तरफ कोई हंसेगा और 2-3 बार आपकी तरफ ऐसे देख लेगा ना, तो आप 100% रेस्पॉन्स दोगे, क्योंकि आपको उद्दीपक दिखा है और उद्दीपक जैसे ही दिखता है हम रेस्पॉन्स देते हैं। किसने कहा ये, थॉर्नडाइक ने कहा। इसे एसआर थ्योरी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया की सिद्धांत कहते हैं इसको। इसके बाद व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत,
या चालक न्यूनता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। प्रतिपादक है C.L. हल। इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। यानी हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने से हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है, हमें कितना फायदा होता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा व्यवहार कैसा होगा। जैसे मान लो आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करके अध्ययन कर सकते हैं, तो आप कोचिंग की तरफ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, क्योंकि आपको वहां से संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद आता है आत्मसिद्धि का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो। आत्मगत अनुभूति पर बल देता है ये। इसके बाद आता है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। व्यक्ति का व्यवहार उन घटकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके वातावरण के मध्य कार्य करते हैं। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत क्या कहता है कि हम जैसे लोगों में रहेंगे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप भी अच्छे व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाओगे, चाहे आपकी कितनी भी बुरी आदतें क्यों ना हो। ठीक है। और आप, यानी आपने मारवाड़ी में कहावत नहीं, संगत से शायरती रहे, है ना। जैसी संगत होगी वैसा ही आप बन जाओगे, जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आप बन जाओगे। पढ़ाई से संबंधित तो कोई बातें आप में से कर नहीं रहा है, आप तो केवल अपनी बातें गीत गा रहे हो, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हो। चलो कर लो, कोई बात नहीं, करोगे तो करोगे, आपको रोक भी कौन सकता है भैया, आपको रोक भी कौन सकता है बातें करने से। लेकिन बातें करने का फायदा नहीं होगा, लॉस ही होगा, बाकी आपकी मर्जी है। इससे अच्छा तो आप कोई 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते बीच में। आप ये पूछ लेते कि आत्मसिद्धि का सिद्धांत कैसे कैसे जो है वो मोटिवेशन देता है, या फिर और कोई क्वेश्चन पूछ लेते। लेकिन आप अपनी बातों में बिजी हो तो फिर बिजी रहो। अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सीधा सीधा, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। प्रोत्साहन का सिद्धांत प्रतिपादक है कॉफमैन या कोफका। अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार, अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे को चयन करना पड़ता है कुछ चीजों में से, कुछ चीजों में से हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है, और यहां पर हम में संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे एक महिला है, अभी करवा चौथ का व्रत था कल, तो मान लीजिए कोई महिला साड़ी लाने जाती है और साड़ी की दुकान पर उसे बहुत सारी साड़ियां दिखाई जाती है, और उनको 3 साड़ियां 2 साड़ियां पसंद आ गई, है ना। अब 2 साड़ियां पसंद आ गई, लेकिन अब उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि उसको साड़ी लेनी कितनी है? एक लेनी है, और उसके पास भी एक ही साड़ी के पैसे हैं। साड़ी एक के ही पैसे हैं, लेकिन पसंद 2 आ गई है, दोनों में से कौन सी ले? संघर्ष शुरू हो गया। यानी जब हम कभी कोई सकारात्मक वस्तु, उपागम सिद्धांत क्या कहता है कि 2 सकारात्मक वस्तुएं, दो सकारात्मक वस्तुओं में से या फिर 2 सकारात्मक चीजों में से, 2 सकारात्मक में से एक चुनना। यानी जैसे मान लो आप रीट लेवल फर्स्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल सेकंड की भी तैयारी कर रहे हैं, या आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, या मान लो आपके 2 पेपरों में सिलेक्शन हो गया, सेकंड ग्रेड में भी हो गया, रीट में भी हो गया। रीट का तो आपका होम टाउन आ गया और सेकंड ग्रेड में आपको बाड़मेर भेज दिया। अब आप दोनों में आपको फायदा है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ज्वाइन करते हो, सैलरी ज्यादा मिलेगी। रीट में ज्वाइन करते हो तो आप घर पे रहोगे, प्लस सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी, तो जितना खर्चा आपका बाड़मेर होता उतना खर्चा आपका बच जाएगा, तो सैलरी लगभग बराबर आ जाएगी। यानी 2 पॉजिटिव अभिप्रेरक है और 2 पॉजिटिव में से किसी एक को चुनना है, तो उसे कहते हैं उपागम संघर्ष। तो उपागम संघर्ष कहलाते हैं 2 पॉजिटिव मोटिवेशन में से, 2 पॉजिटिव जो है वो प्रेरकों में से एक चुनना। फिर आता है परिहार। जी हाँ, इन तो कुओं और इन खाई। आप सुनिए ना, इस तरह की कहावत, इन कुओं और इन खाई।
दोनों का नहीं, दुख ही दुख है। तो दो नेगेटिव प्रेरकों में से किसी एक को चुनना, दो नकारात्मक में से किसी एक को चुनना। इन्हें तो कुआ है और इन्हें खाई है, और दोनों में एक आपने सेलेक्ट करना पड़ा, और आपा कोई सो ही कर लियो, एक तो दुख तो आपा ने होना ही है। तो इस तरीके को क्या कहते हैं? परिहार, परिहार संग्रस कहते हैं। इसके बाद आता है उपागम परिहार संग्रस। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में से किसी एक को चुनना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में से किसी एक को चुनना, ठीक है। एक उपागम है, एक है परिहार, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक में से किसी एक को चुनना। और फिर आता है बहु उपागम परिहार संग्रस, यानी बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरकों में से किसी एक को चुनना। इसके बाद अधिगम में अभिप्रेरणा का स्थान क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायक होता है। आप मोटिवेशन से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। मोटिवेशन से, जैसे छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो माँ उसे चॉकलेट दे के बुलाती है कि नहीं बुलाती, कि ला बेटा तू चॉकलेट ले जा और स्कूल चल जा। अब 5 दिन माँ चॉकलेट देसी, अब बच्चे का व्यवहार में परिवर्तन हो जैसी, अब बच्चों जो है बिना चॉकलेट के भी स्कूल जानो शुरू कर देसी। ध्यान केंद्रित करने में सहायक, मोटिवेशन आपका ध्यान केंद्रित करवाता है। अगर आपका मोटिवेशन पढ़ने के प्रति ज्यादा होगा तो आपका ध्यान पढ़ने में केंद्रित हो जाएगा। अगर आपका मोटिवेशन आपके प्रेमी की प्रति ज्यादा होगा तो आपकी आंखों के सामने जब भी पढ़ने बैठोगे आपके प्रेमी के चित्र आ जाएंगे। प्रेमी का मतलब यहां पर क्या है? आपका जो प्रिय है या आप जिससे बहुत ज्यादा स्नेह करते हो उसकी तस्वीर आंखों के सामने आएगी और बार बार मन करेगा कि उससे बात करें, उससे मिलने जाएं, है ना। या फिर मान लो जिस बच्चे के मन में बाहर जाके कचौरी, समोसे, गोलगप्पे, चाउमीन, आलू टिक्की खाने का मन में आ रहा है, ठीक है, और उसका ध्यान केंद्रित वहां ज्यादा होगा, फिर होगा कि नहीं होगा कि यार बाहर जाएं और बढ़िया मौसम है और ये खा के आए, ये घूम के आए। चरित्र का निर्माण करने में भी ये क्या करता है? सहायता करता है। रुचि तथा अनुशासन स्थापित करने में सहायता करता है। सामाजिक व मानसिक गुणों का विकास करने में भी सहायता करता है। तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन करने में भी सहायता करता है। जितना ज्यादा, ये देखो, मान लीजिए कोई बच्चा इतना मोटिवेटेड है तो वो ज्ञान भी इतना ही प्राप्त करेगा। जितना ज्यादा लेवल आपका मोटिवेशन का होगा उतना ही ज्यादा आपका अधिगम ज्यादा होगा। तो अधिगम और मोटिवेशन एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जितना ज्यादा मोटिवेशन आपका होगा उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। अभिप्रेरणा की विधियां या अभिप्रेरित करने के उपाय, आप किसी बालक को कैसे मोटिवेट कर सकते हो? रुचि उत्पन्न कर सकते हो। जैसे मोटिवेशन के लिए हम क्या करते हैं? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग बच्चों में किस लिए किया जाता है? कक्षा में किसी बिंदु को पढ़ाते समय आप एक चार्ट लेके गए सहायक सामग्री के रूप में, क्यों लेके गए? ताकि बच्चों में आप क्या कर सको? रुचि उत्पन्न कर सको। और जब बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी तो उनका ध्यान केंद्रित होगा, वो मोटिवेट होंगे तभी तो ध्यान केंद्रित हो रहा है। तो रुचि उत्पन्न कर सकते हैं हम। रुचि उत्पन्न करके क्या कर सकते हैं? अभिप्रेरणा जागृत कर सकते हैं। सफलता आपको कोई ये कहे कि तू रीट की तैयारी कर और मैं 100% दावा करूं कि तेरे रीट में सिलेक्शन पक्को है, सेकंड ग्रेड में एक बार छोड़ दे, आपको सफलता के सपने दिखाए जाते हैं। ये भी मोटिवेशन ही है। उम्मीद किससे ज्यादा है आपको? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी तो है। सामूहिक कार्य, नवीनता, आवश्यकता या परिणाम का ज्ञान। आपको पता है कि अगर मैं 3 महीने अच्छे से ढंग से पढ़ लेता हूं तो बाद में 3 महीने के पास मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, मेरी खुद की एक पहचान होगी, मेरा खुद का एक इनकम होगा और समाज में मेरा अच्छा स्थान हो जाएगा।
और प्रशंसा, पुरस्कार और दंड का प्रयोग भी कर सकते हैं मोटिवेशन करने के लिए। नोट, जॉन पी डिसेको क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा के घटक बताते हैं। उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड क्या है, ये सारे जो है वो अभिप्रेरणा के घटक हैं। और ये टॉपिक आपका पूरा हो गया और इस टॉपिक के साथ आपका मनोविज्ञान के सारे सेशन पूरे हो गए हैं। और मनोविज्ञान के अगर मनोविज्ञान आप नहीं पढ़ पाए हैं इस परिवार से, यानी हमारे चैनल का मनोविज्ञान आपने नहीं पढ़ा है, तो एक बार आप पहला यूनिट शुरू करिए और पहले यूनिट से 1-2 यूनिट पढ़िए और फिर आप क्या करें, फिर आप जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के तो आपको पुराने पेपर नहीं मिलेंगे, यानी आपको मुख्य परीक्षा के तो पुराने पेपर नहीं मिलेंगे, रीट वाले पुराने पेपर मिलेंगे, उन पेपर को करना। अच्छा, इस रीट के अलावा सेकंड ग्रेड के प्रश्न करके देखना, आप सेकंड ग्रेड के प्रश्न करके देखना। सेकंड ग्रेड के 2018 के 2016 के पेपर आपको मिल जाएंगे आसानी से, उनके क्वेश्चन करके देखना और फिर देखना कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखो, बहुत कुछ पढ़ाना और काम की चीज पढ़ाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं एक मार्केट में शिक्षा मनोविज्ञान की बुक लेके आया, उस बुक पे लिखा है रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब बच्चे के दिमाग में यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार मैं तो रीट की तैयारी कर रहा हूं और ये पुस्तक रीट वाले भी पढ़ेंगे, यही पुस्तक सेकंड ग्रेड वाले पढ़ेंगे और यही पुस्तक फर्स्ट ग्रेड वाले पढ़ेंगे, तो मैं कितना पढ़ूं। और उसमें इतना ज्यादा मैटर डाल दिया गया कि बच्चे को याद नहीं रह पा रहा है, कितनी परिभाषाएं याद करूं, कितने सिद्धांत याद करूं। इसलिए आप सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन करके देखें। क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो आप सही दिशा में पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो फिर दिशा गलत है। दिशा क्या है? गलत है। तो हमने जो आपको मनोविज्ञान करवाया है वो रीट के दृष्टिकोण से करवाया है, और सेकंड ग्रेड और रीट दोनों का जो पाठ्यक्रम है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की रीट की, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो यहां से आप मनोविज्ञान ना पढ़े, सेकंड ग्रेड तक पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। 3 बजे राजस्थान के त्योहारों की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें।